Good evening, students. So, this is our lecture number 7 on the Hindu Succession Act 1956. अब इससे पहले मैं लेक्चर को शुरू करूं, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको हिंदू लॉज के जो मैं लेक्चर बना रहा हूं उसके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इट विल बेनिफिट यू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हाँ, तो हमने लास्ट लेक्चर में सर्वाइवरशिप की डिस्कशन को शुरू किया था। आज हम लोग सर्वाइवरशिप के डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम लोग एक टॉपिक और करेंगे, ज़्यादा डेल्व नहीं करना है, बस समझना है इस चीज़ को। दैट इज व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ हिंदू वुमेन राइट्स टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 एंड इट्स रिलेशन टू सेक्शन 14 ऑफ HSA 1956। ठीक है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप इसके नोट्स बना सकते हो। मैं आपको बस समझा दूंगा कि बेसिकली इनका को रिलेशन क्या है। क्लियर आपको ये चीज़? ठीक है, तो हमने अपनी डिस्कशन को शुरू किया था हिंदू सक्सेशन एक्ट की सबसे पहले कि हिंदू कौन होता है। हमने ये समझा कि ये जो पर्टिकुलर कोडिफाइड लॉज हैं इनकी एप्लीकेशन किन लोगों के ऊपर होगी। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने शुरू किया था हिंदूज को समझने के बाद वो था कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है, इसमें कौन कौन मेंबर होता है, एक जॉइंट हिंदू फैमिली कैसे डिक्रीज होती है, कैसे इंक्रीज होती है व्हेन इट कम्स टू एन एंड। ठीक है, ये सारी चीजें हमने समझी थी। ये कब एंड हो जाती है जॉइंट हिंदू फैमिली? व्हेन पार्टीशन टेक्स प्लेस और ऑल द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली डाइज। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो हमने शुरू किया था दैट वाज कोपार्सनरी। हमने समझा था कि कोपार्सनरी जो होती है वो 4 जनरेशन तक एक्सटेंड होती है इंक्लूडिंग द लास्ट मेल होल्डर अलाइव। ठीक है, कोपार्सनरी को समझने के हमने ये भी समझा था कि वो 4 जनरेशन तक एक्सटेंड क्यों होती है, बिकॉज 4 जनरेशन के जो मेल कोपार्सनर्स होते हैं ओनली दे कैन परफॉर्म द रिचुअल ऑफ स्पिरिचुअल मिनिस्ट्रेशन, जिसको हम कहते हैं पिंडदान। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हमने जो टॉपिक शुरू किया था दैट वाज लीगल इंसिडेंट्स ऑफ कोपार्सनरी। लीगल इंसिडेंट्स में हमने क्या क्या समझा था? पहला लीगल इंसिडेंट था बर्थ राइट। ठीक है, कि जो भी एक को-पार्टनर होता है उसका बाय बर्थ उस प्रॉपर्टी में एक अधिकार होता है। दूसरा हमने समझा था राइट टू क्लेम पार्टीशन। दैट इज, इनका ऑर्डर सेम नहीं है लेकिन यही सारे के सारे लीगल इंसिडेंट्स थे। दैट इज कि जो भी एक को-पार्टनर होता है उसके पास बाय बर्थ ये राइट होता है कि वो पार्टीशन क्लेम कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट हमने इसमें ये भी देखा था कि बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 12 हामा जो एक अडॉप्टेड सन होता है इवन ही कैन क्लेम पार्टीशन। ठीक है, क्योंकि अडॉप्शन के बाद वो उस जॉइंट हिंदू फैमिली का एक पार्ट हो जाता है। हम यहाँ पे एक लीगल फिक्शन क्रिएट करते हैं और हम ये प्रिजम्पशन ले लेते हैं कि वो बंदा अडॉप्शन के बाद उस फैमिली में एक बर्थ लिया है। ठीक है, मतलब वो उसी फैमिली में पैदा हुआ है। क्लियर है आपको? फिर हमने समझा था जॉइंट टीनेंट्स एंड टीनेंट्स इन कॉमन। ठीक है, उसके बाद हमने चौथा समझा था यूनिटी ऑफ पोजेशन एंड कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें हमने क्या समझा था? जॉइंट टीनेंट्स का मतलब क्या है कि जब जॉइंट हिंदू फैमिली का बंटवारा नहीं हुआ होता है तो सारे के सारे मेंबर्स जॉइंट टीनेंट्स होते हैं, और बंटवारा हो जाने के बाद, पार्टीशन हो जाने के बाद दे बिकम टीनेंट्स इन कॉमन। यूनिटी ऑफ पोजेशन का मतलब ये है कि अगर भले ही जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी जो है, जो को-पार्सनरी प्रॉपर्टी है, वो किसी और जगह पे सिचुएटेड है और जो उसके मेंबर्स है वो कहीं और रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं है, वो अभी भी एक जॉइंट हिंदू फैमिली है और अभी भी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो उनको एक जॉइंट हिंदू फैमिली का दर्जा देता है। क्लियर आपको ये चीज़? फिर हमने 5th पढ़ा था, लेट मी चेक इट वंस, या इट वाज अनडिवाइडेड को-पार्सनरी इंटरेस्ट। ठीक है, CI लिख दे रहा है इन शॉर्ट, अनडिवाइडेड को-पार्सनरी इंटरेस्ट, कि उनका जो उसमें शेयर होता है प्रॉपर्टी में वो अनडिवाइडेड होता है। ऐसा नहीं है कि डिवाइड होने के बाद उनका जो शेयर है वो निकल के आ गया, नहीं, वो शेयर पहले से वहां पे प्रेजेंट था, बस पार्टीशन हो जाने के बाद उनका शेयर उनको अवॉर्ड कर दिया गया है। क्लियर है? और जो लास्ट लीगल इंसिडेंट हमने पढ़ा था दैट वाज सर्वाइवरशिप। ठीक है, सर्वाइवरशिप में हमने जो चीजें समझी थी एक बार उसको दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको आगे समझने में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। ठीक है, हमने ये समझा था कि प्री 1956
दैट इज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सर्वाइवरशिप का रूल प्रीडोमिनेंटली प्रिवेल करता था। इसमें यह कहता है कि मान लो अगर एक ये जॉइंट हिंदू फैमिली है, ठीक है, यहां पे एफ की डेथ हो जाए, तो एफ की डेथ होने के बाद जो उसका शेयर है को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, इट विल डिवॉल्व अपॉन द सर्वाइविंग मेल को पार्टनर्स। यानी कि अगर मान लो प्रॉपर्टी 1 थी तो यहां पे FS1 को 1/2 मिल जाएगा और FS2 को 1/2 मिल जाएगा। ये प्री 1956 का पिक्चर था, ठीक है। पोस्ट 1956 में हमने ये समझा कि जो सर्वाइवरशिप का प्रिंसिपल है उसको आउटराइटली हम अबॉलिश नहीं कर रहे हैं, हम उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं, वो जैसा है उसको एज इट इज रहने दे रहे हैं। लेकिन अगर एक मेल को पार्टनर मरता है लीविंग बिहाइंड अ क्लास 1 फीमेल रिलेटिव, ठीक है, और अ मेल रिलेटिव क्लेमिंग थ्रू सच फीमेल। मैं आपको ये पार्ट बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको नहीं बताया था। तो इस सिचुएशन में हम सर्वाइवरशिप नहीं करेंगे, हम सक्सेशन करेंगे। दैट इज मान लो FW है, ठीक है, ये FS1 ये FS2 है, ठीक है, और अगर F की डेथ हो जाए तो यहां पर W शी इज अ क्लास 1 फीमेल रिलेटिव। तो F की डेथ होने के बाद जो हम पहला काम करेंगे दैट इज गोइंग टू बी नोशनल पार्टीशन। नोशनल पार्टीशन का मतलब यहां पर यह है कि हम यहां पर जो F का शेयर था उसको निकालेंगे। दैट इज हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि F जो है वो जिंदा है, और जिंदा होने के बाद जो उसका शेयर है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में उसको हम निकालने का प्रयास करेंगे। दैट इज अगर मान लो प्रॉपर्टी 1 है तो यहां पर शेयर हो जाएगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। क्लियर आपको ये चीज? और जो F का शेयर है ये जितने भी क्लास 1 रिलेटिव्स हैं उन सब में डिवॉल्व हो जाएगा। क्या FS1 और FS2 एक क्लास 1 रिलेटिव है? द आंसर इज यस। तो अगर F का जो शेयर है उसको हम बांटेंगे तो उसको हम बराबर बांटेंगे अमॉन्ग द क्लास 1 रिलेटिव्स, ठीक है। यानी कि अब 1/3 को अगर हम इन तीनों में बराबर बांटेंगे तो शी विल रिसीव 1/9, FS2 विल रिसीव 1/9 एंड FS1 विल रिसीव 1/9। दैट इज इसका हो जाएगा 1/3 प्लस 1/9, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका भी हो जाएगा 1/3 प्लस 1/9। इसका रीजनिंग ये था कि हम ये नहीं चाहते कि किसी मेल को पार्टनर की डेथ के बाद जो भी फीमेल्स उसको सर्वाइव करती हैं, क्लास 1 फीमेल्स जो भी उसको सर्वाइव करती हैं, दे विल बिकम डेस्टिट्यूट, कि उनको इधर उधर भटकना पड़े, ठीक है, घर के लिए या फिर मतलब खाने पीने के लिए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसीलिए हम उनको कुछ शेयर दे रहे हैं। एंड दिस इज पोस्ट 1956 एंड प्री 2005, दैट इज बिफोर द 2005 अमेंडमेंट, जब डॉटर्स को भी को पार्टनर्स का दर्जा दे दिया गया था। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है। अब आइए जो मैंने आपको ये पार्ट बताया इसको समझते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं सेक्शन 6, devolution of interest in co-partnery property. When a male Hindu dies after the commencement of this act, having at the time of his death an interest in a mitakshara co-partnery property, his interest in the property shall devolve by survivorship upon the surviving members of the co-partnery and not in accordance with this act. ठीक है, मतलब जो सर्वाइवरशिप का रूल है ना वो इस एक्ट में कहीं दिया हुआ नहीं है। तो अगर कोई मेल हिंदू मरता है तो उसके मरने के बाद जो रूल प्रिवेल करेगा वो करेगा सर्वाइवरशिप का, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब इसका प्रोवाइजो पढ़ते हैं जो कि मेन रूल जो जनरल रूल है उस पर एक एक्सेप्शन का काम करता है। प्रोवाइडेड दैट इफ द डिसीज्ड हैड लेफ्ट हिम सर्वाइविंग अ फीमेल रिलेटिव इन क्लास 1 of the schedule or a male relative specified in that class who claims through such female relative। अब ये मेल कौन है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं सन ऑफ ए सन ऑफ ए प्री डिसीज डॉटर। अगेन मैं आपको एक बात बता दे रहा कि जब भी हम अभी इस पार्ट को पढ़ेंगे हम इस पार्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मत कहिएगा यहां पर भी एक सन ऑफ ए पीडीसीज डॉटर ऑफ ए पीडीसीज डॉटर है इसको भी इंक्लूड करो, नहीं। अभी हम लोग प्री 2005 का जो पिक्चर है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको बाद में पार्टीशन करने में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। तो यहां पे जो सन ऑफ ए प्री डिसीज डॉटर है इज ही अ क्लास 1 फीमेल रिलेटिव? द आंसर इज नो, ठीक है। बट अगर ये बच जाता है, कौन बच जाता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब मान लो FDS बच गया, तो FDS
को हम नोशनल पार्टीशन करके एक हिस्सा प्रोवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ, ही इज बेसिकली ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द डाइंग मेल को पार्टनर। ठीक है, दैट इज सन ऑफ ए प्रीडिसीज डॉटर। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है, तो यहां पर ये जो है दैट इज अ सन, दैट इज अ मेल क्लेमिंग थ्रू सच फीमेल रिलेटिव। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये यहां से निकल के आया है। आगे बढ़ते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ द डिसीज्ड in the Mitaksha co-partnership property shall devolve by testamentary or intestate succession as the case may be under this act and not by survivorship। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम सक्सेशन का रूल अप्लाई करेंगे इन सिचुएशन में जहां पर भी एक क्लास 1 फीमेल रिलेटिव जिंदा हो मरने के बाद उस इंसान के, या फिर अ मेल हु इज क्लेमिंग थ्रू सच रिलेटिव, तो उस केस में हम लोग सक्सेशन का रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर आपको ये चीज? एक्सप्लेनेशन 1 पे आते हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, the interest of a Hindu Mitakshara co-partner shall be deemed to be the share in the property that would have been allotted to him if a partition of the property had taken place immediately before his death, irrespective of whether he was entitled to claim partition or not। Explanation 1 basically ये कहता है कि नोशनल पार्टीशन क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए नोशनल पार्टीशन कहां पे था, तो आप बोलोगे सेक्शन 6 एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर नोशनल पार्टीशन का रूल दिया गया है। इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ ही गया नोशनल पार्टीशन क्या है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2, नथिंग कंटेन्ड इन द प्रोवाइजो टू दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड एज इनेबलिंग अ पर्सन हु हैड सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द को पार्टनरी बिफोर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड और एनी ऑफ हिज एयर्स टू क्लेम ऑन इंटेस्टेसी अ शेयर इन द इंटरेस्ट रेफर्ड टू देयर इन। अब यहां पर क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। इसी सिचुएशन को हम लोग लेते हैं दोबारा। ठीक है, मान लो एफ है, डब्ल्यू है, FS1 और FS2। अब एफ और डब्ल्यू का हो गया डिवोर्स। ठीक है, डिवोर्स के बाद जो डब्ल्यू है, शी मैरिड एच। ठीक है, उन्होंने एच से शादी कर ली। अब बिफोर द डेथ ऑफ एफ अगर डब्ल्यू ने एच से शादी कर ली, तो क्या यहां पर ये एक क्लास 1 फीमेल रिलेटिव रह जाएंगी? हाँ, द आंसर इज नो। ठीक है, शी इज नॉट एनी मोर अ क्लास 1 फीमेल रिलेटिव। इसका मतलब यह है कि एफ की डेथ के बाद डब्ल्यू को कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया जाएगा। नोशनल पार्टीशन भी यहां पर नहीं होगा बिकॉज कोई भी क्लास 1 फीमेल रिलेटिव बची नहीं है। तो हम यहां पर रेदर सर्वाइवरशिप करके FS1 और FS2 को 1/2 और 1/2 का हिस्सा दे देंगे। इवन दो शी इज अलाइव बट शी हैड मैरिड टू एच एंड नाउ शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ FS जॉइंट हिंदू फैमिली। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है, तो यहां पर यही कह रहा है एक्सप्लेनेशन 2। तो क्लास 1 एयर्स जो जितने भी हैं मैंने आपको समझा दिए थे यहां तक। ठीक है, ये पार्ट हम लोग 2005 के अमेंडमेंट के बाद समझेंगे। अब हम लोग आते हैं ये 1937 का एक्ट क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली एक एक्ट हुआ करता था दैट वाज हिंदू वुमेन राइट्स टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937। ये कॉलोनियल एरा का एक एक्ट है। इस एक्ट को लाने का जो पर्पस था ना, पहले मैं आपको वो समझाता हूं। बेसिकली 1956 से पहले क्या होता था, अगर एक मेल को पार्टनर मर रहा है तो सर्वाइवरशिप का रूल प्रिवेल करेगा, है कि नहीं? ठीक है, अब अगर सर्वाइवरशिप का रूल प्रिवेल कर रहा है तो वहां पर फीमेल को क्या मिलेगा? मान लो अगर यही है, यही केस आप लोग ले लो। ठीक है, यहां पे एफ की डेथ हो गई तो डब्ल्यू को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? कुछ भी नहीं मिलेगा प्री 1956 में। तो जो ये 1937 का एक्ट था दैट वाज हिंदू वुमेन राइट्स टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937, इसने बेसिकली क्या किया, इसने ये कर दिया कि डब्ल्यू को पोजेसरी राइट्स दे दिए। ठीक है, डब्ल्यू को पोजेसरी राइट्स दे दिए। मतलब मान लो अगर मान लो हम लोग यहां पर नोशनल पार्टीशन करते हैं, फिर वो हटाओ। ठीक है, नोशनल पार्टीशन हटाओ। सपोज एफ की अपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या सेपरेट प्रॉपर्टी में FS1 और FS2 कोई भी शेयर क्लेम कर सकते हैं? क्या वो पार्टीशन मांग सकते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, तो मान लो एफ की डेथ हो गई तो जो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है उसका 3 हिस्सा किया जाएगा, दैट इज 1/3,
1/3 एंड 1/3, इट इज नॉट एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये एक सेपरेट प्रॉपर्टी है। तो यहां पर एफ की डेथ के बाद उसका 3 हिस्सा किया जाएगा, 1/3, 1/3 एंड 1/3। इट इज नॉट नोशनल पार्टीशन, मैं आपको बस बता रहा हूं एक सिचुएशन, ठीक है। और यहां पर जो ये 1/3 शेयर है, इसका पोजेसरी राइट दे दिया जाएगा डब्ल्यू को। पोजेसरी राइट का मतलब यहां पर यह है कि इस 1/3 शेयर का डब्ल्यू को पोजेशन दे दिया जाएगा। पोजेशन का मतलब क्या है कि मान लो ये एक घर है, ठीक है, तो इतना जो घर का हिस्सा है ये डब्ल्यू को पोजेशन में दे दिया जाएगा। कि मतलब मान लो जो डब्ल्यू है, ठीक है, उनको अगर इतने हिस्से का पोजेशन दे दिया जाएगा तो वो इस हिस्से को किराए पे चढ़ा दे, या फिर उसको मॉर्गेज कर दे, या फिर मतलब कुछ भी उस प्रॉपर्टी को किसी प्रकार से यूज़ करे। मान लो वो इतने इलाके में मतलब खेती कर ले, मतलब फार्मिंग कर ले, और फार्मिंग करके जो भी पैसा आ रहा है उससे अपना गुजर बसर कर रही है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के डेथ के बाद जो ये इनका पोजेशन था प्रॉपर्टी में, ये खत्म हो जाएगा, और जो वो प्रॉपर्टी थी वो FS1 और FS2 को चली जाएगी। समझ में आ रहा है आपको बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां पर बेसिकली हम लोग डब्ल्यू को एक पोजेसरी टाइटल दे रहे हैं, ठीक है, एफ की प्रॉपर्टी में जो भी उनका शेयर निकल के आता है उसमें हम उनको ये इसलिए दे रहे हैं ताकि एफ की डेथ के बाद डब्ल्यू जो है वो डेस्टिट्यूट ना हो जाए, उनको इधर उधर भटकना ना पड़े लोगों के पास अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी का हम इक्वल शेयर निकाल के डब्ल्यू को उसका पोजेसरी टाइटल दे दे रहे हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे किसी भी प्रकार से सर्वाइवरशिप के रूल पे इंपैक्ट आ रहा है? द आंसर इज नो। सर्वाइवरशिप वहीं पे अभी भी, डब्ल्यू को तो बस हम पोजेसरी टाइटल दे रहे हैं ना, और उनको पोजेसरी टाइटल देने के बाद जब उनकी डेथ हो जाएगी तो जो प्रॉपर्टी है इट विल इक्वली डिवाइड इनटू FS1 एंड FS2, है कि नहीं? ठीक है। तो 1937 के एक्ट ने यही चीज किया था कि जो वुमेन होती हैं, ठीक है, जो कुछ क्लास 1 फीमेल रिलेटिव होती हैं, जो आपकी क्लास 1 फीमेल रिलेटिव हैं, उनको प्रॉपर्टी में पोजेसरी राइट दे दिया जाता है। जो भी मतलब उनका हिस्सा निकल के आता है उसमें पोजेसरी राइट दे दिया जाता है। लेकिन एक बात बताइए, यहां पर पोजेसरी राइट देना एक सर्वाइविंग फीमेल क्लास 1 फीमेल रिलेटिव को मतलब काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेटरी नहीं लग रहा है आपको? इसी वजह से सेक्शन 14 जो है इट केम इनटू पिक्चर। मतलब मैं आपको एक चीज़ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ। 1956 से पहले होता ये था ना कि अगर आप स्त्री धन को साइड कर दो, ठीक है, स्त्री धन क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग बाद में सब्सिक्वेंटली समझेंगे। अभी बस अपना समझ लीजिए कि अगर हम लोग स्त्री धन को साइड कर दें तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी जिसके ऊपर फीमेल का एब्सोल्यूट अधिकार था, ठीक है। फीमेल का किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई भी एब्सोल्यूट अधिकार नहीं था, वेदर शी हैव रिसीव्ड द प्रॉपर्टी वाया गिफ्ट या फिर सक्सेशन, ठीक है, या फिर पार्टीशन, जो भी आप कह सकते हो। किसी भी प्रकार से अगर उसको कोई प्रॉपर्टी मिली है अदर देन स्त्री धन, तो वहां पर उस प्रॉपर्टी पर उस औरत का, उस फीमेल का कोई भी एब्सोल्यूट अधिकार नहीं था। वो बस एक पोजेसरी टाइटल उनको दे दिया गया था कि वो उसका ख्याल रख सकती है जब तक वो जिंदा है, और उनके मरने के बाद जो प्रॉपर्टी होगा इट विल डिवॉल्व अपॉन द सर्वाइविंग मेल को पार्टनर बाय द रूल ऑफ सर्वाइवरशिप, ठीक है। तो बेसिकली जो ये 1937 एक्ट का जो रूल था इसको अबॉलिश कर दिया सेक्शन 14 ने। आइए देखते सेक्शन 14 क्या कहता है। प्रॉपर्टी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय अ फीमेल हिंदू whether acquired before or after the commencement of this act shall be held by her as full owner thereof and not as a limited owner, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए नोशनल पार्टीशन करके भी हम किसी वुमेन को, किसी क्लास 1 फीमेल रिलेटिव को कोई अधिकार देते हैं प्रॉपर्टी में, तो वो भी अधिकार उनका एब्सोल्यूट राइट होगा इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। दैट राइट ऑल्सो विल बी एब्सोल्यूट इन कैरेक्टर, ठीक है। यहां पर अब उनका पोजेसरी टाइटल नहीं है, वो जो उनका टाइटल था इट बिकम एब्सोल्यूट। देखिए इसको दोबारा पढ़ते हैं। एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय अ फीमेल हिंदू वेदर एक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस सेक्शन का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। मतलब मान लो अगर कोई फीमेल है, उनके पास किसी प्रॉपर्टी का पोजेसरी राइट था, तो सेक्शन 14 रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के थ्रू उस पोजेसरी टाइटल को उनका एब्सोल्यूट टाइटल बना देगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर। क्लियर है? शैल बी हेल्ड बाय हर एज फुल ओनर देयर ऑफ एंड नॉट एज ए लिमिटेड ओनर, ठीक है। अब उनका एब्सोल्यूट राइट आ गया। इसका मतलब ये है कि जो ये आपका प्रॉपर्टी था, ये जो हिस्सा था, अब ये इसको किसी भी प्रकार से डिस्पोज ऑफ कर सकती है। जब आपका किसी प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेशन होता है तो आप उसमें रह सकते हैं, आप उससे किसी प्रकार का मतलब पैसा निकाल सकते हैं। मतलब मान लो आपने उसको टेनेंसी पे चढ़ा दिया, किराए पे चढ़ा दिया, तो किराए से जो पैसा आ रहा है उससे अपना मतलब गुजारा कर रहे हो। अब जब उसको एब्सोल्यूट कर दिया गया
तो इसका मतलब ये है कि जो ये हिस्सा है W का, वो उसको किसी भी प्रकार से डिस्पोज ऑफ कर सकती है, बिकॉज नाउ दिस पर्टिकुलर हिस्सा हैज बिकम हर एब्सोल्यूट पार्ट। ठीक है, उनका इसके ऊपर एक एब्सोल्यूट राइट जनरेट हो गया बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 14। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इन दिस सबसेक्शन प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी acquired by a female Hindu by inheritance or device, or at a partition, or in lieu of maintenance or arrears of maintenance, or by gift from any person whether a relative or not, before, at or after a marriage, or by her own skill or exertion, or by purchase or by prescription, or in any other manner whatsoever, and also any such property held by her as Istridan immediately before the commencement of दिस एक्ट। मतलब बेसिकली यहां पर क्या किया है कि जो प्रॉपर्टी है उसकी डेफिनेशन को एक प्रकार से दे दिया और बता दिया है कि इन सारे प्रकार के प्रॉपर्टीज के ऊपर जो फीमेल है उसका एब्सोल्यूट अधिकार बनेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, चाहे प्रॉपर्टी उनको इनहेरिटेंस से मिली हो, चाहे वो प्रॉपर्टी उन्होंने सेल्फली एक्वायर की हो, उस प्रॉपर्टी के ऊपर उनका एब्सोल्यूट अधिकार बनेगा। ठीक है। सबसेक्शन 2, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट or under a will or any other instrument or under a decree or order of a civil court or under an award where the terms of the gift, will or other instrument of the decree, order or award prescribe a restricted estate in such property। मतलब बेसिकली यहां पर यह कह रहा है कि मान लो जो प्रॉपर्टी में उस पर्टिकुलर फीमेल को अधिकार दिया गया था वो नेचर से ही रेस्ट्रिक्टेड था। ठीक है, नेचर से रेस्ट्रिक्टेड क्या है, मतलब मान लो कि आपने किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट की है और आपने वहां पे कंडीशन ये इंपोज कर दी है कि मैं ये प्रॉपर्टी तुमको दे तो रहा हूं, लेकिन जो तुम्हारा बच्चा होगा, मान लो सन या तुम्हारी, मतलब मान लो किसी फीमेल को प्रॉपर्टी किसी ने गिफ्ट कर दी, बट ऑन अ कंडीशन कि जो भी तुम्हारा सन या डॉटर होगा उसके होने के बाद जो वो प्रॉपर्टी है इट विल डिवॉल्व अपॉन योर सन और डॉटर। या फिर किसी फीमेल को दिया ऑन द कंडीशन कि जब तुम्हारा सन 18 साल का हो जाए या फिर डॉटर 18 साल की हो जाए तो जो वो प्रॉपर्टी है इट विल गो टू द सन और डॉटर एंड दैट प्रॉपर्टी विल बिकम देयर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। ठीक है। अब या फिर मान लो कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया एंड कोर्ट ने ये कहा कि आप मान लो एक्स है, एक्स एंड वाई मैरिड है। ठीक है, कोर्ट ने वाई को मेंटेनेंस अवार्ड किया आफ्टर डिवोर्स। दे सेड कि तुम एक्स की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस ले सकती हो, मतलब उसकी प्रॉपर्टी से क्या कर सकती हो, उसको किराए पे चढ़ा दो, उसको फार्मिंग के लिए दे दो या किसी भी चीज़ के लिए दे दो, और उससे जो भी पैसा आ रहा है उससे तुम अपने आप को मेंटेन करो। तो यहां पर जो उस प्रॉपर्टी में अधिकार वाई को दिया जा रहा है इट इज स्टिल रिस्ट्रिक्टेड, नॉट एब्सोल्यूट। आपको खाली मेंटेन करने के लिए प्रॉपर्टी दिया जा रहा है, आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो। मतलब जो सबसेक्शन 2 है ये कुछ इंस्टेंसेस को सेव कर रहा है, इट इज अ सेविंग क्लॉज बिकॉज द टर्म नथिंग हैज बीन यूज्ड। ठीक है, इट इज अ सेविंग क्लॉज। तो जो सबसेक्शन 1 के अंदर जो जनरल रूल पहले से है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहां पर इन सारे सिचुएशंस को सेव कर रहे हैं। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है। तो ये बेसिकली 1937 और सेक्शन 14 का रिलेशन था कि 1937 एक्ट ने वुमेन को एक जो भी क्लास 1 फीमेल रिलेटिव हुआ करते थे उनको एक प्रकार का पोजेसिव टाइटल दे दिया था अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द डाइंग हिंदू मेल को पार्टनर। ठीक है। अब जो ये सेक्शन 14 है HSA का, इसने 1937 का जो प्रिंसिपल था उसको अबॉलिश कर दिया और वुमेन को एब्सोल्यूट टाइटल दे दिया ओवर द प्रॉपर्टी। ठीक है। हाँ, तो यहां पर इसको लाने का जो पर्पस है मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 14 को लाने का जो पर्पस है, पहला वो ये है टू रिमूव द डिसेबिलिटी ऑफ बीइंग अ लिमिटेड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड ये पहला था। और दूसरा है टू एलिमिनेट हर वीकेंड सोसाइटल एंड इकोनॉमिक पोजीशन। ठीक है, इट इज बेसिकली अ प्रोविजन रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म। ठीक है, वुमेन को हम बराबर का अधिकार दे रहे हैं इन द प्रॉपर्टी दैट शी इज पोजेसिंग। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी कि आप एक इंसान को प्रॉपर्टी दे रहे हो, उसको एब्सोल्यूट अधिकार दे रहे हो, और ऑन दी अदर हैंड जो क्लास 1 फीमेल रिलेटिव है उनको आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक बस पोजेसिव टाइटल दे रहे हो। इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। और कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद क्या ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन सर्वाइव कर पाएगा? बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 14 ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
ठीक है, एंड दैट्स वाई सेक्शन 14 वॉज इंक्लूडेड। ये एक सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है, चौधरी वर्सेस अजुदिया। द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हेल्ड दैट इट इज एक्सट्रेनियस, एक्सट्रेनियस का मतलब होता है इरेलीवेंट, नॉट रेलिवेंट या फिर irrelevant, as to how a female acquired the property and if she possess any property the property will be considered to be her absolute property। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1937 एक्ट में सिर्फ स्त्री धन को डिस्टर्ब नहीं किया गया था, ठीक है, मतलब स्त्री धन जो है वो फीमेल का एब्सोल्यूट राइट रहेगा उसके ऊपर, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी वो एक्वायर करती है उन किसी भी प्रॉपर्टी पर उनका कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा, इट विल बी अ पोजेसिव राइट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बेसिकली यही कहा था कि अगर वो किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है या फिर वो उनको मिल रहा है तो वहाँ पर उस प्रॉपर्टी के ऊपर उनका एब्सोल्यूट अधिकार होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 6 की डिस्कशन को शुरू करेंगे। बहुत लंबी डिस्कशन जाने वाली है बट इट विल बी इंटरेस्टिंग, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। और मैं जो आपको ये प्री 2005, प्री 1956, पोस्ट 1956 जो आपको समझा रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार ये लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं कि प्री 2005 अमेंडमेंट, मतलब 2005 के अमेंडमेंट से पहले क्या पिक्चर प्रिवेल करता था, उसके हिसाब से आपको पार्टीशन करना पड़ जाए। तो इसी वजह से मैं कोई भी चीज़ आपके लिए छोड़ना नहीं चाहता हूँ और आपकी हर टॉपिक के ऊपर एक अच्छी कमांड बने, इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया हो, सर्वाइवरशिप सक्सेशन समझ में आ गया, मेल क्लेमिंग थ्रू सच फीमेल रिलेटिव क्लियर हो गया। ये क्लास 1 फीमेल रिलेटिव्स जो है ना, ये जो आपके क्लास 1 एयर्स हैं, इनकी पूरी आप एक लिस्ट अच्छे से बना लेना, ठीक है, आपको समझने में, ताकि आपको याद हो जाए। आपको सारा याद करना पड़ेगा, आई नो ज़रूरी है तो इसको याद कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। क्लास 2 भी आपको याद करना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। सेक्शन 6 जो है प्री 2005 में, वो भी हमने समझ लिया। एनीथिंग एल्स लेफ्ट हियर? ठीक है, सो वी आर डन। लेट्स मीट in next lecture. Thank you so much.